यीशु मसीह का नाम लिया, सेकुलर हो गए। और हजरत मोहम्मद का नाम लिया, तब तो और भी बड़े सेकुलर हो गए। फिर तो कोई बात ही नहीं है। हजरत मोहम्मद का नाम लीजिए, यीशु मसीह का नाम लीजिए, सेकुलर कहला जाइए। आप बड़े ऑर्थोडॉक्स हो, आप कट्टर हो, फिर भी आप अगर यीशु मसीह का नाम ले लिए हैं और हजरत मोहम्मद जी का नाम ले लिए हैं, तो आप बड़े गैर सांप्रदायिक हैं। बजरंगबली का नाम लेते ही आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो श्रीमान विजय जी यीशु मसीह की तस्वीर लेकर के विजय रैली निकालते हैं और घुटनों के बल चर्च में प्रवेश करते हैं। घुटनों के बल, लिटरल घुटनों के बल, जो मैं कह रहा हूं, लिटरल घुटनों के बल ये चर्च में जाते हैं। बात यहीं तक रहती तो बात आगे नहीं बढ़ती, बात इसके आगे बढ़ी। स्टालिन का बेटा उदय स्टालिन अपनी बदतमीजी, बदमिजाजी और जिस तरह से सनातन को गाली देने का वो काम शुरू किया है, वो लगातार जारी रखे हुए। कोई उस पर अंकुश नहीं लगा रहा है, कहीं कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, भाजपा शासित प्रदेशों में भी एफआईआर नहीं हो रहा है। और मैं हैरान हूं, भारतीय जनता पार्टी को अभी राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत सारे बिल को पास कराने हैं, तो अभी अंदर अंदर खबर आ रही है कि डीएमके के साथ उनकी कोई कोलैबोरेशन हुई है फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए, फ्लोर को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई बातचीत हुई है डीएमके के साथ कि अगर हमको जरूरत पड़े तो आप अपने सांसद को या तो एब्सटेन करवा लीजिए या समर्थन में खड़ा करवा दीजिए। कोई डील हो रही है डीएमके के साथ। ये अंदर अंदर की बात है, ये अपुष्ट है, मैं पुष्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपुष्ट खबरों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। तो क्या उदयनिधि स्टालिन जो कुछ भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के राज्य में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी के खिलाफ कहीं कोई कुछ बोलता है तो कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो जाता है, तेलंगाना में एफआईआर दर्ज हो जाता है, हिमाचल में एफआईआर दर्ज हो जाता है। मतलब जहां उनकी सरकार है वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, जिस स्टेट में सरकार है, वहां एफआईआर दर्ज होना चाहिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। और क्यों नहीं होना चाहिए? गैर संवैधानिक बात कह रहे हैं वो, पूरी तरह से एक देश के सबसे बड़ की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, पैरों से लतिया रहे हैं, कूच रहे हैं, बार बार लात मार रहे हैं। और मुख्यमंत्री विजय के प्रेजेंस में फिर एक बार लात मारा, फिर कहा कि सनातन को समूल नष्ट करने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और श्रीमान मुस्कुरा रहे थे, नए मुख्यमंत्री विजय साहब मुस्कुरा रहे थे। मित्रों, आपको कुछ दिन पहले मैंने मैरीटाइम डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की थी। जो इलाका, जो जो प्रदेश जिसका हिस्सा समुद्र से मिलता है, उसको उस देश विशेष को मैरीटाइम डेमोक्रेसी, मतलब अगर वहां डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उसको मैरीटाइम डेमोक्रेसी के रूप में, देश के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा समुद्री भाग से मिलता है और हमारे लिए वो प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि राम सेतु है वहां पे, इसलिए नहीं कि रामेश्वरम है वहां पे, इसलिए नहीं कि कन्याकुमारी है वहां पे, इसलिए कि वो हमारी प्राचीन सनातन की धुरी है। और मैं उसे अक्ष नहीं मानता, मैं उसे उत्तर प्रदेश को नहीं मानता हूं उस तरह से, जितना महत्व भारत की संस्कृति में तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का सनातन संस्कृति में चोली दामन का संबंध है। किसी सूरत में आप तमिलनाडु को 1% भी कम करके नहीं आंक सकते। उस तमिलनाडु को उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन को समूल नष्ट करना है, और वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने कहता है। चू तक नहीं बोलते हैं ये सेकुलरवादी, ये विजय एक शब्द नहीं बोलते हैं उसके ऊपर। मंशा क्या है इसका मतलब? मनसा एक ही है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आपको प्रभाकरण को इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, बृहत्तर तमिल के लिए अगर वो मांग कर रहे थे,
उसमें हमारे स्टेट की भूमिका थी, इस पर मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं। उन्होंने किया, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में प्रभाकरण ने हमारे साथ क्या किया? हमारे ही खिलाफ हो गए, भस्मासुर हो गए। और वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सर्वेसर्वा थे। उनको श्रीमान ने जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये है हमारा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। भारत सरकार को इस पर पूछताछ करनी चाहिए थी कि ठीक है, प्रभाकरण के मामले में आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जब 1992 के बाद, 1991 के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार का स्टैंड बदल गया, तो पूरे देश का स्टैंड बदल गया। पूरे देश ने स्टैंड बदल लिया प्रभाकरण के मामले में। फिर आपने ऐसी गलती क्यों की? कोई कुछ नहीं बोला। ना भारत सरकार बोल रही है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग चुप हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अमित शाह की नजर है, हिसाब तो सबका होगा, ये निश्चित मान के चलो। अमित शाह पर अब अधिक भरोसा आप कर सकते हैं। ये मैं देख रहा हूं, पिछले कई उनके जो कार्यकलाप हैं, वो आपको एक सुदृढ़ भारत की तरफ ले जा रहा है। और मैं ये मान नहीं सकता कि अमित शाह की नजर विजय की इन हरकतों पर नहीं होगी, विजय के सामने उदयनिधि स्टालिन की हरकतों पर नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय उसके हिसाब से चल रहा हो। वहां की परिस्थिति क्या है, वहां का समय क्या कहता है, वहां की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा रणनीति बनेगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए ये रणनीति बनकर रहेगी और उदयनिधि स्टालिन को कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। मित्रों, खबर है, चर्च का जिस तरह से इंटरवेंशन है तमिलनाडु की राजनीति में, वो यूं ही नहीं है। अभी मार्को रूबियो आए थे, कहां गए थे? सबसे पहले लैंड कहां किया? कोलकाता में। किनसे गए मिलने के लिए? मदर टेरेसा के आश्रम में। अब लोग कहते हैं कि जिन्होंने सबसे अधिक धर्मांतरण करवाया, उन्हें हमने मदर की उपाधि दे दी। और क्या इसीलिए उन्हें सेंटहुड की उपाधि मिली? क्योंकि धर्मांतरण कराने में भारत जैसे कठिन, एक ऑर्थोडॉक्स